अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देखिए आंखों में सवेरा। मैं हूँ आपके साथ बदनामी और मैं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोगों के दिन का आगाज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ होगा, बाज़ाब्ता तौर पर और बेज़ाब्ता तौर पर भी, यानी कि अपने अपने हिसाब से। हम एक ही तरह का जुमला इस्तेमाल कर करके थक जाते हैं ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा वैरायटी होनी चाहिए। आपने सही कहा, लेकिन सती आज की जो सुबह है ना वो बहुत अजीब सी है। मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही है, आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। मे बी क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ना टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। तो जो मैंने अभी हमारा भयानक पास था ना, जिस तरीके से वो ढीले पेट वाले लोग, आई मीन जिन लोगों का पेट ख़राब था, जो कि इंग्लैंड से अपने साथ अपना शेफ़ भी लेकर आए थे, उन्होंने पेट ख़राब बीमार होने के बावजूद हमें जो फेंटा, हमारी जो कुट चढ़ाई, तो अब मेरा दिल सती साहब डरा हुआ है कि कहीं ये न्यूजीलैंड वाले भी हमारे साथ ये कीवी में ठुंगे मार के ना चली जाए। आप ये देखें कि ये तो वो लोग थे कि जिनका पेट खराब हो गया था अपने शेफ को लाने के बाद, और उससे पहले उन्हें खाना पसंद नहीं आया था। लेकिन वो लोग हमारे साथ क्या अशर करेंगे जो कि 26 या 28 लाख रुपए की बिरयानी खा के फिर चले गए थे और मैच भी नहीं खेला था। अल्लाह, और फिर आपने कितनी तनकीद की थी उन पे? हाँ तो करनी भी चाहिए थी। हमारी बिरयानी खा के चले गए। अब वो बदला लेंगे। हमारी बिरयानी क्यों खा के गए थे भाई? मैं आपको बता, इतनी महंगी बिरयानी खा के उन्होंने अब बदला लेना है। उन्होंने देखा, ये मुझे लगता है डंडा बिरयानी तो नहीं थी, या कौन सी दुम्बा वाली कौन सी बिरयानी थी? ये मुझे नहीं पता कौन सी थी, लेकिन ये मुझे पता चला थी। और जैसे ही क्राइस्ट चर्च में उन्होंने ये सारी आपका शो देखा, उन्होंने कहा अब हमने वैसे नहीं जाना था। अच्छा, अब मदिया नकवी से बदला लेने के लिए हमने आना है यहाँ पर और हराना है उनकी टीम। कोई बात नहीं, जी आया नो, जी आया नो। हम वैसे बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन बिरयानी खा के भी इनको बिरयानी नहीं इस बार देनी। ठीक है, पहली बात ये बिरयानी ने हमारी हलालनी की जो खाई थी, और दूसरी बात सती साहब ये नहीं, अब तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। सती साहब इट्स कीवीज वर्सेस बन गए चीफ सिलेक्टर। हाँ, ओए राव इफ्तिखार अंजुम टीम उसके साथ सिलेक्शन टीम में है, कमेटी में है। फिर वो अब्दुल रज़ाक। देखिए भाई, देखना ये कि क्या जो फैसले जो पहले गलत हुए थे, क्या वही फैसले गलत होंगे। देखना ये कि हमारी क्रिकेट अच्छी होती कि नहीं होती। दूसरी बात सती साहब, ये इट्स कीवीज वर्सेस शाहीन, कौन एक दूसरे को ठुंगे मारता है, ये देखेंगे। अब थोड़ी बहुत पता चलना शुरू होगा। पहले टॉप स्टोरीज में नजर आ लेते हैं। शाहीनों की नई आजमाइश, कीवीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज, गलतियां नहीं दोहराएंगे। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। कीवी कप्तान कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जीतना आसान नहीं होगा। कराची में लुटेरे हर जगह आसानी से दस्तयाब, कभी कभी जेल जाते हैं, जादू से फिर काम पर वापस आ जाते हैं। जख्म नासूर बनता जा रहा है, इलाज जरूरी है। इमरान खान कहते हैं असेंबलियां तहलील के बाद इलेक्शन में ताखीर हुई तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। कबल इस वक्त इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबली आए और बात करें, साद रफीक की पेशकश। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले इस टेस्ट मैच के हवाले से, जो कि अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और उसके बाद देखेंगे अभी थोड़ी देर में टॉस भी हो जाएगा। और अल्लाह करे जी, बाबर आजम ने ये तो कह दिया है कि जी हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे। अल्लाह करे। पुरानी गलतियों से कहा ना, ये रीसेंट गलतियां, ये तो रीसेंट पास्ट की है ना, वो पुरानी नहीं है ना। ये तो अभी हुई बात। मुझे नहीं डराना सती, मैंने ख्वाब देखे हुए पाकिस्तान की जीत के। मैं ख्वाब बुनने लग जाती हूँ, आपको पता है ना पाकिस्तान की जीत की। ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है कि सिवाय इनकी सालगिरह वाले दिन के और कोई ऐसा मौका नहीं था कि इनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई हो। प्रेडिक्शन चले, वो तो प्रेडिक्शन है, बाकी तो सच है। मेरी ख्वाहिशात होती ना, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान मैच टीम जीते। आप लोग की बहन खुदा के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे जीत के चले काट रही होती है। रिकॉर्ड आप लोग परफॉर्म नहीं करते। पाकिस्तान ने 25 जीते हैं, उन्होंने कीवीज ने कम टेस्ट मैचेस जीते हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की सरजमीन पे भी। लो तो पाकिस्तान की सरजमीन पे कराची में तीसरा मैच था आउट ऑफ 45 जो हम हारे थे। अच्छा सती, देखो बात सुनो, हमेशा ऐसी बुरी बात नहीं करनी चाहिए। दिन का आगाज है, हम बात करेंगे कि आज अब से थोड़ी देर बाद जो टीम साउथी और बाबर आजम यानी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो टॉस होगा, अल्लाह करे वो टॉस पाकिस्तान जीत जाए, और उसके बाद फिर हम अच्छा फैसला लें और उसके बाद हम अच्छी क्रिकेट खेलें। अच्छा, प्लेइंग 11 भाई इस बार चेंज हो रही है। मोहम्मद रिजवान को दिया गया रेस्ट, एंड आफ्टर लाइक 3 years, गुड 3 years, मोहम्मद सरफराज जो हैं उनकी टीम में वापसी होने जा रही है। सो आई होप ही वुड ऑल्सो परफॉर्म वेल, क्योंकि सती साहब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। वो लोग सोच रहे हैं कि किसी और का नाम ले रहे हैं। कौन? मोहम्मद सरफराज हो सकता है उनका पूरा नाम इतना यही हो, सरफराज अहमद साहब। हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ। ये है कि क्योंकि बड़े बड़े जैसे मेरा नाम है, कोई मुझे कह दे मोहम्मद अशफाक,
नाम तो मोहम्मद हाँ, इशफाक ही, मैं भी कहूँ ये कौन लेकिन है? इशफाक सिद्दीक। हाँ, अच्छा, हाँ, तो जनाब इस right. सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद, और चूंकि हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं और बड़ा जबरदस्त जनाब मैच होने जा रहा है। अच्छा, जरा स्टैटिस्टिक्स जरा शेयर करते चले, फिर उसके बाद आप उनके बाद फिर शायद हाशमी साहब से बात भी कीजिएगा। अच्छा जी, अब तक जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 60 में से 25 टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं, 14 जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते हैं, जबकि जो 21 मैचेस हैं ना वो रहे हैं ड्रॉ। ठीक है, और पाकिस्तान में कीवी टीम 21 में से सिर्फ 2 टेस्ट ही जीत चुकी है। इंशाल्लाह मजीद जीतने भी नहीं देंगे सती साहब, फिर जीत के अपने आप की बहन से डालिए। कीवी टीम को हम नहीं जीतने देंगे। yes. अच्छा, और दूसरा चक्कर ये है कि इट्स बॉक्सिंग डे, बड़ा ये आइकॉनिक डेज होते हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें, शॉपिंग याद आ जाती है। और इस हवाले से एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 18 साल के बाद एक्चुअली वो पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। 18 से 20 साल का दरमियान में गैप आया है, क्या उसके असरात होंगे? नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शाहिद हाशमी साहब, पहले तो हमें प्रॉपरली जरा टीम के बारे में बता दें, व्हाट आर द चेंजेस? देखिए, सरफराज की वापसी हुई है। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने जनवरी 2019 में जोहानिसबर्ग में खेला था, और अलमिया यह है कि उस आखिरी टेस्ट में उन्होंने न सिर्फ 50 स्कोर किया था बल्कि विकेट के पीछे 10 शिकार किए थे, जो पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड था। उनको एकदम से न सिर्फ कप्तानी से हटाया, तीनों टीमों से भी निकाल दिया गया। अब उनकी वापसी हुई है तकरीबन 4 साल बाद, तो सरफराज के लिए बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा स्कोर करें, पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करें और अपना करियर को आगे बढ़ाएं जो पीछे चले गए थे। और मीर हमजा वापस आए, उनकी भी तकरीबन 4 साल बाद वापसी हुई है। एक ही टेस्ट मैच खेला था उन्होंने 2018 में, और अबू धाबी में खेला था वो टेस्ट मैच। तो ये 2 तब्दीलियां हैं। इमाम उल हक वापस आ गए, तीसरी तब्दीली। इमाम उल हक ने पिछला टेस्ट मैच हैमस्ट्रिंग की वजह से नहीं खेल सके थे। डेब्यू कोई नहीं है, सुनने में आ रहा था कि कामरान गुलाम को डेब्यू मिलेगा जो नेशनल रिकॉर्ड बना चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन डेब्यू कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन इस पे क्रिटिसाइज भी खासा किया जाता रहा है ना कि ये टेस्ट कैप्स बड़ी आसानी से बांटी जाती हैं, हालांकि आपको पता है कि एक बड़े एजाज की बात होती थी और एक बड़ा टाइम लगता था, और लोग बताया करते थे कि जी ही प्लेड टेस्ट फॉर अ कंट्री। एक तो चीज ये बताइएगा कि ये अच्छा आपकी नजर में डिसीजन है, और दूसरा ये जो 2 खिलाड़ी जिनके ऊपर मीडिया में खासी बात होती रही है, एक तो सरफराज और दूसरा मीर हमजा, इनके ऊपर प्रेशर भी कितना ज्यादा होगा जितनी ताखीर से इनकी वापस आई है, जितनी वापसी हुई है और जितनी इन पे नजरें। देखिए अशफाक, प्लेयर अच्छा वही जो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करे। एक फ्लैट विकेट लग रही है, स्पिनर्स के लिए विकेट लग रही है, लेकिन इसमें अगर पूरे टेस्ट मैच में 4-5 विकेटें भी ले ले मीर हमजा अपनी हार्ड वर्क से, अपनी इनोवेशन से, जैसे जेम्स एंडरसन लेते हैं, जैसे ऑली रॉबिन्सन लेते हैं, उन्होंने भी विकेटें ली हैं पाकिस्तान के टूर पर। तो अगर वो विकेटें लेंगे तो फिर वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका करियर आगे बढ़ेगा। अगर खुदा न खास्ता नहीं ले सके तो फिर यहीं करियर रुक जाएगा। तो अच्छे प्लेयर की यही निशानी है कि वो दबाव में अच्छा परफॉर्म करें और अपने करियर को आगे बढ़ाए। सरफराज और मीर हमजा पे से यही तवक्को है कि वो अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तवक्को भी है और साथ में दुआएं भी हैं कि अच्छी बात है अरसे बाद जो वापस आए। और आपने जैसे बताया कि 2019 में जोहानिसबर्ग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद जिस तरीके से उनको हटाया गया था, तो आई एम श्योर कि उस वक्त के हालात और थे, बड़ा आपका मोराल भी लो होता है। अच्छा, अभी जो अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो शाहनवाज हानी को ऐड किया गया है, साजिद खान को ऐड किया गया है, और अभी भी नसीम शाह की एंट्री का वापस कोई सीन नहीं लग रहा। नसीम शाह के बारे में सिलेक्शन कमेटी का ये ख्याल है कि वो फिट नहीं है, और जो हमारी टीम मैनेजमेंट है वो 2 दिन से ये कह रही थी कि वो उन्होंने फिटनेस दोबारा हासिल कर ली है। वो बड़े ओवर्स भी कर रहे थे, कल हमने नेट में देखा तो इबाम पाया जाता है। अब ये टॉस के वक्त ही पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगा कि मीर हमजा को सब लोगों ने मुबारकबाद दी, तो इसका मतलब है मीर हमजा ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अच्छा, वैसे आप बात कर रहे थे बॉलिंग के हवाले से और हमारे एफर्ट्स के हवाले से, तो कीवी टीम की तैयारियां आपको कैसी दिखाई देती हैं? और ख़ास तौर पर मैं तो थोड़ा आप ये देख लें कि परेशानी का शिकार हूँ जब से उनके इंग्लैंड के 18 साल के जो बॉलर ने 5 विकेटें हमारे खिलाफ हासिल कर रही हैं, रेहान ने, तो ये जो एजाज पटेल आ रहे हैं तो उनसे क्या खदशात हमें लाहक हो सकते हैं? देखिए, सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेल चुके हैं एजाज पटेल। इंडिया गए थे, वहां उन्होंने बॉम्बे टेस्ट मैच में एक ही इनिंग में 10 विकेटें ली थी, लेकिन वो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड हार गया था। तो चाहे वो विकेटें लें लेकिन पाकिस्तान को हराए ना। हाँ, ये बात अपने अच्छी उनके पास मेरे बिल्कुल सुकून आ गया सब कॉन्टिनेंट के पिचेस का, यानी कि इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी वो अपनी टीम को जीत अगर नहीं दिला सके। अच्छा,
चलिए ठीक है। अच्छा, हमारी भी अच्छी टीम है। हमारी भी अच्छी टीम है। अच्छा, मुझे बताएं क्योंकि अब तो जरा चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए, शायद अफरीदी साहब आ गए, इनकी और बाबर आजम की वजह से आपने कैसे केमिस्ट्री देखी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीफ सेलेक्टर है वो एतमाद करें बाबर आजम को, और उनका कहना भी है कि हम बड़ा अच्छा प्लेयर है बाबर, और हम चाहते हैं कि जितना अच्छा बाबर प्लेयर है उतना अच्छा ये कैप्टन भी साबित हो। सो आपको लगता है कि ये बड़े ज़बरदस्त मज़े की टीम बन सकती है, आगे अच्छे जेल इन कर जाएंगे? टीम वर्क होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को टीम मैनेजमेंट पे, कप्तान पे एतमाद करना चाहिए, कप्तान और टीम मैनेजमेंट को सिलेक्शन कमेटी पे एतमाद करना चाहिए। कल बाबर आजम से पूछा गया ये सवाल कि ये जो 3 खिलाड़ी ऐड किए हैं इसमें आपसे कंसल्ट किया गया, आपसे मशवरा लिया गया? तो उन्होंने कहा मुझसे मशवरा लिया गया, हमने डिबेट भी की। जाहिर है 1-2 प्लेयरों के ऊपर डिबेट होती है कि क्यों इनको लिया जा रहा है, तो उन्होंने अच्छी तरह जवाब दिया उसका। शाहिद आफरीदी भी इसी तरह कह रहे हैं कि वो बाबर आजम की मदद करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा कप्तान बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन तो है वो, अच्छे कप्तान भी बने। तो दोनों तरफ से एक टीम वर्क का तासुर मिला है, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है अब चपकलिश, अब तनाज़ात और आपस में ग्रुपिंग, ये सब चीजें, अच्छा, वन मोर थिंग नहीं हो सकती। वन मोर थिंग सर, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, जाहिर है कि इससे मैंने जब ये देखा तो मेरे जहन में बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम और ये उनकी तरह का ये बेसबॉल का एक जहन में ख्याल आया, क्योंकि आफरीदी भी अपने एवरेज की वजह से नहीं, अपने स्ट्राइक रेट की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं, और रज़ाक का हमें पता है सबको कि कैसे ज़बरदस्त किस्म के वो फिनिशर हुआ करते थे, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तानी टीम स्लो बैटिंग करते हुए आखिरी 10 ओवर में जाती थी तो जो तबाही वो मचाते थे सबके सामने। कुछ स्ट्रेटजी चेंज होगी अब आपको लगता है? होनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच खेलना है, उसमें भी इनकी फीडबैक होगी, फिर वनडे इंटरनेशनल की फीडबैक होगी। लेकिन ये अबूरी सिलेक्शन कमेटी है। शाहिद आफरीदी ने खुद कहा था कि उनके पास इतना वक्त नहीं होता, वो अपना चैरिटी वर्क करते हैं, तो कोई स्टॉलवर्ट लेके आएंगे। ज्यादातर नाम इंजमामुल हक का चल रहा है कि वो चीफ सेलेक्टर होंगे इस अबूरी कमेटी के बाद। तो जो भी आए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा काम करे। सिलेक्शन इतना मुश्किल नहीं होता, 1-2 प्लेयरों के ऊपर थोड़ी सी डिबेट होती है, लेकिन या तो कन्विंस हो जाए या कन्विंस करें। सही। अच्छा हाशमी साहब, बस आखिर में आपसे बात पूछना चाहेंगे, क्योंकि अदर देन परफॉर्मेंस हम जो बात करते रहे, हमने पिच की भी बहुत ज़्यादा बात की है। सो ये जो मैच शुरू होने जा रहा है, इसके लिए पिच की तैयारी कैसी की गई है? देखिए, पहले से पिच की तैयारी की जाती है, और जो पिछला टेस्ट मैच था उसके बाजू वाली पिच है, लग रही है बिल्कुल फ्लैट, और इस पे घास का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, तो जाहिर है स्पिन होगी और स्पिनर्स को मदद करेगी। जो भी हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हम इनको स्पिन के जरिए हरा सकते हैं, इनको फास्ट बॉलिंग के जरिए नहीं हरा सकते। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद थे। देख लो तुसी स्पिन के जरिए हरा सकते हैं, और अगले हमें स्पिन के जरिए हरा के चले। हमारे पास स्पिनर्स कौन कौन है भाई? हमारे पास अबरार होंगे, हमारे पास बाकी वही जो, और जो मीर हमजा है, वो मीर हमजा इज अ फास्ट बॉलर, ही इज अ लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। हमारी जो दुआएं हैं वो हमारी क्रिकेट टीम के साथ हैं। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहर की, जिस शहर के हवाले से हम बहुत ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह पाक यहाँ के हालात करे बेहतर। हम बात करें कराची शहर के हवाले से, जिसमें जो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बद से बदतरीन होती चली जा रही है। दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी डकैतियों की वारदातें हो रही हैं। सीसीटीवी कैमरास में हम जो मुजरिमों की फुटेज देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही, और हर गुजरते दिन के साथ साथ ही जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो एक अजीब खौफ में मुब्तला होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अभी आप घर से बाहर निकलें, आप सही सलामत वापस आते कि नहीं आते जी। और पुलिस का मशवरा क्या है? मुज़ाहमत ना करें। रिपोर्ट देखते हैं इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर शाह, जिनकी जराइम के तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र होती है और हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी रखते हैं। नज़ीर शाह, साल 2022 अपने अख्तिताम पर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अचानक ये जो वारदातें थीं, लोगों की ज़िंदगी छीनना, लोगों को उनकी अमलाक से, उनके माल से महरूम करना, ये सिलसिला बहुत बढ़ चुका है। आपको क्या नज़र आता है कि अचानक क्या पुलिसिंग के निज़ाम में कुछ खामियां हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे उतने एक्टिव नहीं रहे, तरजीहात कुछ और हैं कि ये इतनी तेज़ी आ गई इन सब चीज़ों में? बिल्कुल देखें, साल 2022 कराची के शहरियों के लिए बदतरीन साल गुजरा या गुजरेगा ऐसा कहना गलत नहीं होगा। कराची के शहरियों की रिकॉर्ड जाने इन 11 माह में जा चुकी है, और 12वां महीना जब मुकम्मल होगा
तब मुकम्मल फिगर सामने आ सकेगा। सरकारी फिगर भी अगर नोट किया जाए तो 110 से ऊपर, 115 से ऊपर जो आम शहरियों की जानें डकैती मुज़ाहमत के दौरान जा चुकी हैं। 500 से ज़ायद शहरी डकैती मुज़ाहमत पर ज़ख्मी हो चुके हैं। और इसकी वजह अगर मैं समझूंगा तो जो पुलिस की जो खामियां, जो सियासी मुदाखलत के बायस जो तैनातियाँ, मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो मसला है कराची के शहरियों के ऊपर उन ऐसे अफसरान को लाकर बिठा दिया जाता है जो शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि वो अपने माल की हिफाजत और माल बनाने के लिए तैनात किए जाते हैं। कराची में इस वक्त भी 2 से 3 जो ज़िले हैं उनमें ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो बाकायदा सियासी मुदाखलत के बाद और असर रसूख के बाद लगे, जिनके ऊपर ना बाला अफसरान का हुक्म चलता है, ना ही उनके ज़िले में स्ट्रीट क्राइम या डकैती की जो बढ़ती हुई वारदात है उन पर नोटिस लिया जाता है। मतलब वज़ीर आला सिंध को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। जो कि नोगो एरियाज है जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, नोगो एरियाज आप उस सेंस में कह सकते हैं कि आम शहरी के लिए अब इस वक्त कराची का हर वो जगह नोगो एरिया बन चुकी है कि वो रास्ते में जा रहा हो वो उसके लिए नोगो एरिया है, क्योंकि आगे डाकू घात लगाकर बैठे हुए उसे लूट रहे हैं। कराची का शहरी ना घर के अंदर महफूज है, ना घर के बाहर महफूज है, ना बैंक के अंदर महफूज है, ना बैंक के बाहर महफूज है। छत पे खड़ा है तो अंधी गोलियां आकर लग रही है, रोड पर खड़ा है तो डाकुओं की जो अंधी गोलियों का निशाना बन रहे हैं। आप ये देखें कि टीपू सुल्तान में एक वारदात होती है जिसके अंदर 50 लाख रुपए एक शहरी जब लेके अपने दफ्तर पहुंचता है तो वो उससे लूट जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सिक्योरिटी हेड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर टिप देता है कि सफ़ेद शॉपर में 50 लाख रुपए की रकम है, और बाद में पता चलता है जो उसके साथी थे वो लांडी की एक सियासी जमात के कारकुनान भी बताए जा रहे हैं। तो कराची के शहरियों को हर तरफ से, हर किस्म से, किसी भी जगह पर कोई जगह नहीं है जहाँ से लूट मार ना की जा रही हो। पुलिस की जानिब से हर रोज़ाना दावे किए जाते हैं, नई नई फोर्सेस बनाई जाती हैं, मगर कोई इस मामले को हल करने में संजीदा नज़र नहीं आता। पहले अगर एक जान चली जाती थी तो उस पर बाकायदा नोटिस होता था। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस इसमें डिटेक्शन भी नहीं कर रही। जो ऑपरेशन पुलिस है उनकी जानिब से हम देखते हैं कि वो मुल्जिमान को गिरफ्तार करते हैं। सबसे बड़ा मसला वहाँ पर आता है जब तफ्तीशी पुलिस के पास केस जाता है तो वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाती है, वो काम नहीं करती, जिसके बायस मुल्जिमान पकड़े नहीं जाते, और अगर पकड़े भी जाएं एक तरफ तो हम देखते हैं कि वो एफआईआर नहीं काट रहे होते, एफआईआर काटने में हिचकिचा रहे होते हैं, और जब एफआईआर कट जाती है तो तफ्तीशी पुलिस है वो भी काम करने से गुरेजा होती है। बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, कराची की सूरत हाल वाले से हम बात कर रहे थे, चूँकि दिन ब दिन आप क्यों बस एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। के भी पाकिस्तानी टीम की क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या थे हम और अब कहाँ पे खड़े, तो अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्योंकि टेस्ट मैच जो है ही असल कहते हैं ना क्रिकेट की रूह है, और टेस्ट मैच में ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस मैटर, टेम्परामेंट का पता चलता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात की। अच्छा, अब ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो पे ज़रा बात कर लेते हैं, और वहाँ पे जो हमारे सियासतदानों का टेम्परामेंट चल रहा है, जो सियासी गर्मी चल रही है, ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान साहब उन्होंने कल स्पेसिफिकली फिर एक बैठक की सीनियर सहाफ़ियों के साथ, और उसमें उनका कहना था कि असम्बली डिसॉल्व जब हो जाएंगी तो ऐसा लग रहा है कि फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इलेक्शन की तरफ जा रही है अप्रैल में, और उनका ये भी कहना था कि अगर असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी इलेक्शन अगर ताखीर का शिकार होते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देख लें कि वो कहते हैं कि 11 जनवरी से पहले पंजाब में एतमाद का वोट ले लेंगे। 11 जनवरी की एक डेट दी गई थी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन अगर चाहते हैं तो असेंबली आए और बात करें। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इलेक्शन अगले साल अक्टूबर में होंगे। अच्छा, इस हवाले से जितने मुँह उतनी बातें। कल बात हो रही थी हमारी कादिर खान मंदोखेल साहब से, तो वो एक अरसे से ये कह रहे हैं कि जी असम्बलियों को एक्सटेंशन होगी, वो इस बुनियाद पे कि अभी जैसे आगे 2023 में, यानी 2023 तो आ ही चुका है, तो इसमें अगर बजट जो पेश करके जाती है गवर्नमेंट तो उसके पास टाइम ही नहीं होगा। वो तो क्विक फिक्स बजट दे के जाएगी, लेकिन अगर उसके पास टाइम होगा ज़्यादा कि वो डिलीवर कर सके तो वो एक प्रॉपरली मईशत को देखते हुए वो करेगी, एक बजट दे सकेगी, तो उसके लिए एक्सटेंशन ज़रूरी है। तो इस तरह की बातें भी बाज़गश्त कर रही हैं कि 2023 में इलेक्शन ही ना हो। सती बासगश तो बहुत सारी खबरें करी थी, लेकिन देखे ना एग्जैक्टली हुआ क्या, और हम कब से देख रहे हैं कि जी एक माहौल, सियासी माहौल बनाया हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कि लोग भी बोर हो चुके। लोग कह रहे हैं हम रोज एक एक चीज़ सुन रहे हैं, तो ज़रा चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा फवाद चौधरी साहब, जैसे साद रफीक साहब ने कहा था ना कि आपने मतलब कुछ करना है, इलेक्शन चाहिए, कबल इस वक्त इंतखाबात पे बात करना चाहते हैं तो असेंबली में आए। फवाद चौधरी साहब कह रहे जी हम तो असेंबली में नहीं जा रहे, यहाँ पे 60% तो लोग वो बैठे हुए जो कि क्रिमिनल है, तो हम इनके साथ तो बैठ के बात नहीं करना चाहते। क्या कहना था आपको, सुनवाते हैं।
रफीक साहब ने जो बातें की हैं ये तो मोहल्ले में ऐसे बदमाश करते हैं। इस तरह की बातें असेंबली में तो नहीं होती और गुफ्तगू का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। इस असेंबली को कौन मानता है सवाए ये साद रफीक एंड कंपनी के? इस असेंबली की इज्जत क्या है भाई, इसकी हैसियत क्या है? ये तो एक रबड़ स्टैंप है। वो हुकूमत हो जिसके 60% अरकान वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो, जिनकी जो हैसियत है वो ही ये हो कि सवाए कि वो अपने मुकदमे ठीक कराने के उनका कोई हिसाब किताब ही ना हो और कोई इंटरेस्ट ही ना हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इस असेंबली की तो कोई हैसियत नहीं है। हम इस असेंबली में आने को बिल्कुल तैयार नहीं। और हिकमत अमली ये है कि सारी नशिस्तों से इकट्ठे इस्तीफे होंगे। कौमी असेंबली फर्दन जाएंगे जैसे बुलाया जा रहा है या इज्तिमाई जाएंगे? नहीं, हम तो इज्तिमाई जाएंगे। इज्तिमाई इस्तीफे हमने दिए हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल पर ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह का क्या मौक़िफ़ है वो अभी आपको दिखाते हैं। चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले, हम कहते हैं जी नहीं वक्त पे हो। ये बात कहाँ होगी? ये नेशनल असेंबली में होगी, ये सेनेट में होगी, ये सूबाई असेंबलियों में होगी। ये धमकियां दे के नहीं होगी, ये गालियां दे के भी नहीं होगी। तो मैं आज भी ये कहूंगा, आप कौमी असेंबली में वापिस आओ, वहां आके डायलॉग करो। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है आप धीगा मुश्ती करें। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। एक ऐसा लीडर भी है कि 4 साल बरसरे इक़्तिदार रहा है। कोई एक चीज ये बता दें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने कोई ये बड़ा प्रोजेक्ट किया है। हमने इलेक्शन की भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसे इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे। चले जी, इसी तमाम से सिनेरियो पर हम तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ और प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन खावर गुमन साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खावर, इन अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। खावर, इमरान खान साहब की कल दो क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कही थी, लेकिन उनमें से 2 स्टेटमेंट के भी जरा आपसे बात पूछूंगी। जैसे वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रैल में इलेक्शंस करवाने जा रही है अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, और साथ में उनका ये कहना था कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं और फिर भी इलेक्शन डिले हो जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि उनकी हिकमत अमली में कोई तब्दीली आ रही है? देखिए, 2 चीजें हैं जो कि ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो उससे कोई बंदा भी जो है आप कहेंगे कि उससे एग्री ना करे। नंबर 1 कि अगर हमारी सियासी जमातें, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, अगर वो सिस्टम के साथ लड़ती रहती है तो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अगर इसी तरह सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है तो ये मुमकिन ही नहीं कि मुल्क के अंदर जो है मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो। तो जो भी हमारे सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, शराकतदार हैं, रियासत को देख रहे हैं, इवेंचुअली किसी न किसी सतह के ऊपर ये जो सियासी डायलॉग है उसको करवाना पड़ेगा। और मुल्क के अंदर सियासी डायलॉग का जो वाहिद एक ही रास्ता है कि अवाम के पास जाया जाए, अवाम की राय ली जाए। अब ये सवाल कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत है वो मजबूर हो जाएगी इमरान खान की ये जो सियासत वो कर रहे हैं, जाहिर है सड़कों के ऊपर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सिस्टम के अंदर बैठना नहीं चाह रहे, असेंबलियों के अंदर बैठना नहीं चाह रहे, इसके ऊपर जरूर आर्गूमेंट हो सकता है। मेरी नाकस राय में देखें जी, आम सी बात है कि 2 धड़े हैं। एक धड़ा अगर जो मुस्तकिल लड़ाई लड़ेगा और कहेगा कि जी ये करना है, और दूसरा धड़ा उसके बिल्कुल बरखिलाफ जाएगा, लड़ाई तो होती रहेगी, शोर भी होता रहेगा, महल्लेदार भी जो है वो भी परेशान रहेंगे कि यार क्या सुबह दोपहर शाम ये 2 घराने आपस में लड़ते रहते हैं, तो सुकून तो बर्बाद रहेगा, कोई कारोबार नहीं होगा। अब इस हवाले से मुझे लग यही रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी हमारे सिस्टम के मेन शराकतदार हैं, उसमें अदलिया है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट है, ओवरऑल देखें तो जो अवाम है वो भी एक बहुत बड़ी शराकतदार है। तो इवेंचुअली जो भी आप बिल्कुल अभी जो बात कर रहे थे ना, वो बड़ी ठीक बात थी कि अवाम बड़े इस वक्त तंग आए हुए हैं कि ये हमारे सियासतदान मुल्क को किस जो जगह पे लाके खड़ा करना चाहते हैं। एक चीज हमें बताइएगा कि आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि एतमाद का वोट अगर ले लेते हैं परवेज इलाही साहब तो उसके बाद कितने फीसद इम्कानात हैं कि असम्बलियों की तहलील की तरफ जाएंगे? क्योंकि
ये तज्जियाकार ये कह रहे हैं, इस बारे में एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि इमरान खान साहब और सिर्फ 5% तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएं। और ज़ाहिर है कि खान साहब की बात तो हरफ़े आखिर होती है तहरीक इंसाफ की हद तक, लेकिन बाकी लोग भी हैं जिनके अपने कुछ थॉट्स हो सकते हैं इस बारे में। तो आपको क्या लगता है? देखिए जी, हमने एक से ज्यादा दफा देखा कि नून लीग के अंदर अक्सरीती राय वो एक से ज्यादा दफा मोहतरम नवाज शरीफ साहब की राय से मुख्तलिफ थी, लेकिन फैसला वही हुआ जो कायद ने किया। इसी तरह जो है आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ड्राइव कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी फैसला वही होगा जो इमरान खान साहब करेंगे। अगला सवाल आपका कि अगर तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट ले लेते हैं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है पंजाब के अंदर, तो क्या परवेज इलाही साहब असम्बली ये तोड़ देंगे? और वो एक तो यह है कि बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि 11 जनवरी को अभी लाहौर हाई कोर्ट ने साहब से जवाब मांगे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा कानूनी और आईनी सवाल है कि क्या सेशन के दौरान सेशन बुलाया जा सकता है, तो उसके ऊपर क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कितने वक्त के अंदर एतमाद का वोट मांगा जा सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा इसके हवाले से ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि सेशन के दौरान दूसरा सेशन बुलाया जा सकता है, उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट है। तो ये एक कानूनी और आईनी सवाल है जिसका जवाब अभी तय होना है। तो उस हवाले से ये जो हरफ आखिर की हम बात करते हैं, सियासत में बड़ा मजे का वर्ड है हरफ आखिर। तो सियासत में कहते हैं ना कोई हरफ आखिर चीज नहीं होती, और स्पेसिफिकली जब इमरान खान साहब के भी बहुत सारे हरफ आखिर जो है ना वो भी चेंज हो जाते हैं, वो वैसे नहीं रहते। तो क्या सिचुएशन रहेगी? क्योंकि हो सकता है आपको आगे जाके कुछ चीजें मामला थोड़े बहुत बेहतर हो जाएं। ये असेंबलीज में बैठने की दावत दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हम नहीं बैठेंगे, 60% तो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन मामला तो तभी सुलझेगा ना जब सियासतदान आपस में बैठ के बातें करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं, मतलब कोई अभी आज की कोई बातचीत नहीं चल रही। देखें, बात सिर्फ जो इस वक्त लड़ाई हो रही है ना वो जिद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पीडीएम के लोगों से बात हुए, वो कहते हैं कि जी बात तो हम कर लें इलेक्शन के ऊपर, लेकिन हम भी थोड़ा सा इमरान खान साहब को सबक सिखाना चाहते हैं कि अपनी औकात में रहें, असेंबली में वापस आए, फिर हम बात करेंगे इलेक्शन के ऊपर। इमरान खान ये कह रहा है, तरीके इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इतना कह दें कि हम जल्दी इंतखाबात के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। वो बेशक अगस्त के पहले हफ्ते में हो जाए, मतलब असेंबलियों का टाइम पूरा हो जाए, लेकिन आप ये कह दें कि आप असेंबली के अंदर आए और हम आपके साथ इंतखाबात के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज भी है कि परवेज इलाही साहब इस वक्त कोई मुरम्मती काम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक तो मुख्तसर सी सीटों के साथ तहादी होना तो एक अलग चीज है, लेकिन उनका असर और रसूख जाहिर है मौजूद है। तो जो ब्रिजेस उन्होंने बर्न किए हैं तो खान साहब ने अपनी गुफ्तगू से मुबैना तौर पर, तो आपको लगता है कि उनके रिपेयरमेंट का कुछ काम कर रहे होंगे पसे पर्दा ताल्लुकात बेहतर बनाने के? देखिए, ये जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया ना कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि इतना बड़ा मुल्क हो और जिस जगह पे हम मौजूद हैं, दाएं बाएं हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, कि ये लड़ाई मुश्किल बुनियादों के ऊपर चलती रहे। इसका जो है ना खात्मा होना है और जल्दी होना है। बिल्कुल बात हो रही है, बैकग्राउंड में इनके राब्ते भी हैं। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास इतलात हैं, जो खबर है बुनियादी तौर पर, इमरान खान जो है वो रमजान से पहले मार्च तक इंतखाबात की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएम वाले कह रहे हैं कि जी रमजान के बाद की को बात करें। रमजान के बाद का मतलब यह है कि बजट तक बात चली जाए, इसी के ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत सियासी इस हवाले से तजर्बा है वो यही कहता है कि जिस अंदाज की लड़ाई बढ़ चुकी हुई है, ये अब इनको बातचीत करना पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल को नहीं। क्योंकि मुल्क जिस तरफ जा रहा है, खासतौर पर मुआशी हालात आपकी नजर में हैं। मतलब पिछले 6-8 महीने में अगर आपके घर 100 रुपया था तो वो अब 50 रुपया रह गया, और हर रोज वो 49, 48, 47 वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपकी और पाकिस्तान की जो है वो जीडीपी कम हो रही है। बिल्कुल खावर, लोग तो रोज की बुनियाद पे जो है वो पिस रहे हैं, लोग परेशान हो गए हैं। सियासी बिखेड़ा अलहदा जो है वो इतना बिखर गया है कि उसको समेटने की जरूरत है। वो भी तब होगा जब सब मिलकर बैठ के बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी खावर घुमन, सीनियर तजियाकार प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भी बैठ के बात करें। अगर सबकी ईगो वॉर्स चलती रहेंगी तो ईगो वॉर्स में किसने आवाम को देखा? चले कोई बात नहीं, बैठ के बात ना करें, खड़े होकर बात कर लें, लेकिन एक जगह जाके बात कर लें, ठीक है? बात कर लें एक जगह जाके। जी, तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और अगर अमन और सलामती के हवाले से बात करें तो ऐसा लग रहा है
कि हम एक मजीद अदम इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मुल्क के बाज़ इलाकों में हमने देखा कि एकदम से दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान में आप देख लें कि बलूचिस्तान के इलाके काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लैंडिंग पार्टी की गाड़ी IEG से टकरा गई और कैप्टन फहद समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। और ISPR के मुताबिक दुश्मन नासिर की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से भारी कुर्बानियों के बाद हासिल बलूचिस्तान का अमन सबूताश नहीं करने दिया जाएगा। ये तो भी बलूचिस्तान की बात है ना, इससे पहले हम देख रहे हैं सवात में हालात क्या रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बार बार पहले भी जब हुकूमत भी चेंज हुई थी तब भी हमने देखा बहुत सारे तज्जियाकारी बात कर रहे थे। खुदा के लिए इस पे भी बात करें जी, मतलब अब हमें दोनों सरहदों पे परेशान रहना पड़ता है और वहाँ पर अपने रिसोर्सेज ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक अंग्रेज़ी अखबार को इंटरव्यू दिया गया है और कहते हैं कि अमरीका काम करेगा और ऐसा 2023 के बजट में होगा। तो अमरीकी सेनेटर्स ने इस हवाले से बताया कि फ़ंड्स मुख्तस किए गए। बहरहाल क्या होगा सिचुएशन, इस पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्जिया का साबिक जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, इट मस्ट बी वेरी कंसर्निंग फॉर यू एज वेल कि जिस तरीके से हम थोड़ा सुकून में थे और अब ये अचानक जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो तेज़ी से इस्लामाबाद की तरफ भी ज़ाहिर है कि आएगा अगर यहाँ पर इन्हें ना रोका गया। What happened recently, sir? शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं, बहुत काबिल अफसोस बात है कि उस दहशतगर्दी पर हमने तकरीबन काबू पा लिया था, दोबारा वो सर उठाने लगी है। और ये जैसे बहन ने पहले कहा था कि ये तीनों चीजें आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी का अदम इस्तेहकाम। ये जब तक आप सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं करेंगे बाकी दो आपके काबू में नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि रिसेंटली क्या हुआ है कि ये सारी चीजें दोबारा सर उठा रही है, बड़ा अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल इसके अंदर जवाब मुज़म्मिल है कि रिसेंटली जो कुछ हुआ है उसी ही की वजह से ये सारे मामला जो है उसी से जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि कुछ मुल्क ये कह रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं अपने शहरियों को कि जी आप वो ना जाए, वहां ना जाए, यहाँ ना जाए। इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, इसका बिल्कुल क्लियर ये मतलब है कि उन्हें मालूम है कि यहाँ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो उन्हीं से आप मदद मांग रहे हैं। मतलब बिलावल साहब कह रहे हैं जी वो हमारी मदद करेंगे। अरे भाई, जिनकी वजह से आपके ये सारे मसाइल हैं उन्हीं के साथ आप लिपट रहे हैं, तो फिर ये मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे? इस बात पर बड़ी हैरत है। अगर किसी को समझ में नहीं आती तो उस पर भी मुझे बड़ी हैरत है। तो ये जरा सोचने की बात है कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। लेकिन बात ये है कि वी हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर द मनी। तो ये है कि एज लॉन्ग एज इट इज कमिंग, तो फिर ये है कि हम कहते हैं कि चलो ठीक है कि वही पहले भी सिक्योरिटी असिस्टेंस फंड। ये नहीं सोचते, आप सही कह रहे हैं, ये नहीं सोचते कि एट व्हाट कॉस्ट और जो आपको पैसे देने पर आमादा है वो आपसे ले क्या रहे हैं और आपको दे क्या रहे हैं। बिल्कुल, मेरे अपने ख्याल में हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन हो, जो नहीं चाहते कि ये आपस में, ये हुकूमतें आपस में बात करें, जो नहीं चाहते कि यहाँ पे CPEC चले, जो नहीं चाहते कि आप सेंट्रल एशिया की तरफ जाए। तो ये तो दीवार पे लिखा हुआ है। ये जो मैंने बातें की, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन है, आप बताएंगे जी ये है। बिल्कुल, लोधी साहब बच्चा बता सकता है। लेकिन अब देखिए कैसे टाइम में हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि अब US ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है अपने शहरियों के लिए कि भाई आपने जो इस्लामाबाद के इस निजी होटल में आपने नहीं जाना क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी अचंभे की बात है और एक ऐसे टाइम में ऐसी थ्रेट अलर्ट का जारी होना जब एक हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी टीम पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए आई हुई है, न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है। सर ये क्या दुनिया जहान में क्या इमेज आ रही है हमारी? ये सिर्फ USA ने नहीं, UK ने भी अपने शहरियों को कहा है कि आप इधर ना जाएं। वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये कैसे ममालिक हैं कि जिनको पहले से पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, हमसे भी पहले मालूम है कि उनको क्या होने वाला है। तो फिर क्या आपकी और मेरी समझ इतनी भी नहीं है कि हम पता लगा सकें कि इसके पीछे कौन हो सकता है? तो आप दोनों नौजवान हैं, ये बात आराम से समझ जाएंगे। इसके पीछे मेरे भाई रॉ है और रॉ से मुंसलिक जो उनके हलीफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हैं, वो लोग हैं जिनको दुख हुआ है पाकिस्तान में अमन आने पर, जिनको दुख हुआ है कि कहीं चाइना इन्वेस्टमेंट ना शुरू कर दे इस इलाके में और अफगानिस्तान में, और जो ये सेंट्रल एशिया को भी आइसोलेट रखना चाहते हैं। तो ये तो बातें बड़ी सिंपल है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जब तक आपने और हमने। अच्छा सर, एक चीज मुझे समझाइएगा जी कि चले हम बात कर लेते हैं इंडिया की। हमें पता है कि उनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं हमारे बारे में।
ये व्हाट हैपेंड विद अफगानिस्तान सर? हम पहले ये सोचते थे और हमारे यहाँ डिवाइडेड इस बारे में राय थी कि कुछ लोग कहते थे कि जी अफगान तालिबान या उन एलिमेंट्स के जाने के बाद चीज़ें जो है वो ख़राब हुई और इस वजह से ये जो अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी या वहाँ पर उस दौरान हमने देखा कि अफगान अवाम में खासी रिजेंटमेंट पाई जाती है और इंडिया से कुर्बत पाई जाती है। अब जो है वो वापस यहाँ पर तालिबान की हुकूमत आ गई है, लेकिन अब हम फिर भी देख रहे हैं कि वो तरीक़ेकार या सोच उस तरह से नहीं बदल सकी। एक तो यानी कि बात होती है टेररिज्म की ना सर, दूसरी होती है ये बॉर्डर पे जो फायरिंग हो रही है वहाँ पर उनके उस तरफ से। आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली की जा रही है? जी वो आपने जो सोच की बात की ना, माइंडसेट की बात की, असल में प्रॉब्लम वही है। आप मतलब ये कि हम इस्लाम के हामी हैं, आप भी इस्लाम के हामी, लेकिन हम इस्लाम को उस नजर से नहीं देखते जैसे कि अफगान तालिबान देखते हैं, जो उनका वर्ल्ड व्यू है। जिस तरीके से अगर वो कहते हैं कि जी ख्वातीन की तालीम और और भी चीजें मना जिस जबर की वो बात करते हैं, हम उस जबर के हामी नहीं है। बिल्कुल हम उसके हामी, हम भी इस्लामी मुल्क है, सब लोग करम से, हम भी इस्लाम के फरोग के लिए कोशिश रहते हैं। लेकिन एक बात और आप भी इस पर गौर करें जो मैं बात करने वाला हूँ, कि दुनिया ने उनके साथ कनेक्ट करने के बजाय, उनके साथ कोऑपरेट करने के बजाय, उनके साथ खोलने के बजाय चैनल्स, हर चीज़ बंद की और शराइत दो रखी। एक शर्त ये रखी कि जी आप जो है ना इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेकर आए, दूसरी शर्त ये रखी कि आप ख्वातीन, और ये दोनों शर्तें बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप इंटरनेशनल रिलेशन को कुछ ना कुछ जानते होंगे, आज तक कितने मुल्कों से तकाजा किया गया कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेकर आए? और जब ये हमारे बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क में पिछले साल तक औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, तो आपने और मैंने कितना एतराज किया था उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई उनके साथ वक्त बड़ा मुख्तसर है। नहीं, मोदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का। एक छोटी सी ब्रेक हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हम आपके सामने फिर से मौजूद हैं। 9 से 10 बजे का वक्त गुजर चुका, अब 10 से 11 बजे भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपके सामने शेयर करेंगे। एक तो यह है कि मैच के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि पाकिस्तान ने कितने रन्स बनाए, खुदा न खास्ता कोई विकेट तो नहीं गिरी, ये चीज़ें भी आपको बताएंगे। और कोशिश और दुआएं ये हैं, कोशिश टीम की है, दुआएं हमारी हैं कि इस 10 से 11 बजे के दरमियान कोई विकेट ना गिरे। तो इतना वेट क्यों करा रहे मेरे भाई? थोड़ा सा तो बता दे कितने रन्स बनाए हैं अभी तक। मतलब क्या बात कर रही हैं यार, अभी टेस्ट मैच है, अभी सिर्फ मेरे ख्याल में 2 रन बने हैं। 2 रन बने, 3 हो गए। 3 हो गए। ये थोड़ा स्लो अपडेट होती है ना वेबसाइट। अल्लाह मियां, बस अल्लाह ताला 3 करके भी बनाते रहे। आगे जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है, इनको हरा के मैं खुशी दे दो। ये जो कीवीज आए इनको ठुके मार मार के शाहीनों भगा दो। आमीन। हाँ इलाही आमीन। तो परेशान हो गए सती साहब। और मौसम बड़ा जबरदस्त, बड़ा सुहाना हुआ। और आपको पता है जब कोयटा में बर्फ पड़ती है, कोयटा में बारिश होती है, कोयटा में ठंडी हवाएं आती हैं, तो वही हवाएं फिर कराची का रुख करती हैं। और 2 दिन से वो हवाएं रुख कर चुकी हैं कराची का। हाँ कर चुकी हैं। रात में थोड़ा बहुत टेम्परेचर अच्छा होता है, लेकिन मुझे सती साहब प्लीज ये बताएं, कल मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उस जगह का रुख करूं कराची में जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मतलब सिंगल डिजिट में आ गया था। वो कौन सी जगह थी? पीछे वो आवाज आ रही है आपको? कौन सी? कहाँ से? सन्नाटे में जो आती है, किसकी? किसी के बोलने की जाती है, क्रिकेट्स के बोलने की आवाज आती है, किसकी आवाज आती है? वहाँ पे मैं अब उनको ढूंढने जाके पहले मेरा मसला ये है, देखिए मेरी बात सुने, मैंने निहायत ही ठंडी जुगत मारी थी और आपकी समझ नहीं आई। मुझे समझ आ गई थी पर मैं इग्नोर कर ली, आपको पता। लेकिन बात ये है किधर कहाँ ठंड है? देखिए ठंड थी ना, अगर आप बाहर निकले तो आई फेल्ट इट एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट। हाँ, बिकॉज मेरी जो बॉडी है उसको आदत होगी है कराची की सर्दी की। ठीक है, आप तवातर से जाती रहती हैं लाहौर, तो आपको अंदाजा है कि वहाँ की सर्दी कैसी है, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कराची का वेदर इज जस्ट प्लेजेंट फॉर द पीपल हु हैव कम फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित-बल्तिस्तान एंड आजाद कश्मीर एंड फ्रॉम कोयटा एंड बलूचिस्तान। लेकिन भाई मौसम ज़रा मज़ेदार हो गया है और हम इस मज़ेदार मौसम के वाले से बात करेंगे। मज़ेदार मौसम में क्या कुछ चीज़ें खाने को मिलती हैं, क्या कुछ सौगात है, सौगात का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। और हिम्मत और हौसला हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अभी हम बात करने जा रहे हैं अब एक ऐसे कराटे की, एक ऐसे फॉर्म की जो कि मेरी भी फेवरेट रही है। और आपको पता है मैंने भी एक टाइम में ताइक्वांडो सीखने की कोशिश की थी। और ये अलग बात, आपकी हंसी से मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ था आपके साथ।
उसमें हुआ ये था कि हमारे उस वक्त टाइम में ये होता था व्हाइट येलो ग्रीन ब्लू रेड ब्लैक, ये बेल्ट्स जो जहाँ पर मैं सीखता था, कई जगह पे ऑरेंज भी होती है, लेकिन वो सीखता था तो उसके अंदर ये था कि येलो बेल्ट से पहले ही मैं भाग जाया करता था, क्योंकि एक चीज़ थी जिससे मेरी जान जाती थी, स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो मैंने कभी वो होने नहीं दी। मेरे जासूस हुआ करते थे, वो मुझे बताते थे कि आज हो जाएगा काम, तो फिर उससे पहले मैं भाग जाया करता था। आय हाय, तो फिर ये चले कोई बात नहीं, लेकिन आज हम जिनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनकी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आज हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं। सारा ने जनाब हाल ही में ऑल पाकिस्तान पैरा ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 में 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। खास बात यह उनकी कि सारा का पहले मुकाबला जो है वो मेल कैटेगरी से भी करवाया गया, और लेकिन उसके बावजूद एक लड़के से भी करवाया गया, लेकिन सारा ने बेहतरीन ताइक्वांडो का मुजाहरा किया। और सारा एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है हम तमाम तर लोगों के लिए कि हालात जैसे हों, सारा ने हिम्मत नहीं हारी, और सारा यहाँ पर मौजूद भी इसलिए है ताकि सारा आपको, मुझको, हम जैसे बहुत सारे लोगों को हिम्मत दिला सकें कि अज़्म अगर आपकी बुलंद हो ना, हौसले बुलंद हो, तो कोई भी चीज हासिल करना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पैरा ताइक्वांडो चैंपियन सारा एहसान और उनके कोच मास्टर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों साहिबान का, आप तशरीफ लाए, और बड़ी खुशी हुई ये जान के कि सारा आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये फाइट्स की हैं। अब सिद्दीक साहब, ये आसान नहीं है किसी लड़की के लिए, क्योंकि ताइक्वांडो में जो किक्स लगती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं, मुंह पे पड़ती हैं, बड़ा बुरा लगता है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की पहली प्लेयर है जो कि फिजिकली हैंडीकैप जो प्लेयर्स हैं K40 कैटेगरी से खिलाती है, और पैरा के हवाले से, क्योंकि पैरा में स्पेशल बच्चे, जहनी माजूर बच्चे P20 खिलाते हैं और ये K40 खिलाते हैं। तो इसमें पाकिस्तान की पहली प्लेयर है ये, कि जो कि अभी तक कोई प्लेयर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो ये सिंध के लिए आजाद की बात है। वो सारे नॉर्मल्स उसमें थे? नहीं, वो भी पैरा के थे, बॉयज से हुई, बॉयज में थी, ये खातून है, हाँ, लड़की हैं। गर्ल्स में, बॉयज में तो बहुत बच्चे हैं फिजिकल हैंडीकैप हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर हैं, और इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। तो ताइक्वांडो में क्या मतलब, ये एक तो ये है कि आपकी हैंडीकैप की वजह से उसको मद्देनजर रखते हुए मैचेस रखे जाते हैं, नहीं, लेकिन इनके जो पैरा के जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, ये नॉर्मल से हटके होते हैं। अच्छा। तो इनमें 3-4 कैटेगरीज होती हैं, जैसे P20, P40 और P50। ये थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, व्हाट इज P40? P40 जो है जिसमें फिजिकल हैंडी, जिसमें हाथ और लेग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो P40 वो खिलाते हैं, और K40 सॉरी, और P20 वो होते हैं जो जहनी माजूर, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, मेंटली टायर्ड होते हैं। तो वो बच्चे जो P20 में होते हैं, उनके पम्जे होते हैं, उनकी फाइट नहीं होती, उनकी खाली फाइट जिसे हम कहते हैं, उनके तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इनकी जो है K40 तो मतलब जी K40 में इंटरनेशनल सतह पर जो है वो फाइटें होती हैं, और ओलंपिक्स तक जो है इनके मुकाबले होते हैं। अच्छा सर, आप बताओ आपका कैसे रुझान इसकी तरफ आया? आपको क्या शौक था, या किसी ने आपसे कहा कि यू कैन डू वेल, या बचपन में बहुत लोगों को मारती थी, क्या करती थी? नहीं, मुझे शौक था। मुझे शौक था लोगों को फेंटने का, कुछ चढ़ाने का। सबसे पहले किसको मारा बताओ? मैं तो पहले जब मैं छोटी थी तो बच्चों को मारती थी ज्यादा। बहन भाई को भी मारा होगा आपने? जी, बहन को तो बहुत मारा है। तो फिर बहन ने आपसे कही, आपके अम्मी अब्बू ने आपकी मारने की सलाहियत को देखते हुए कहा कि बच्ची को ताइक्वांडो में डालते हैं? मुझे शौक था, और मेरे वालिद साहब ने मुझे रोका भी नहीं, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में और मेरी मदद की। और फिर जो है ना, मेरी टीचर ने, मिस सादिया मिस थे, तो उन्होंने मुझे और मजीद आगे बढ़ा दिया। और मेरी मैडम नफीस फातिमा स्कूल की, तो उन्होंने भी इनके सारे सपोर्टिव ही रहे हमेशा। ये ऐसे मुझे मिली कि मेरे स्टूडेंट था राहतुल्लाह ना, ये स्कूल में पढ़ते थे गोली मार में। अच्छा। मैं रंगी में हमारा क्लब है, तो मैंने उसको कहा कि रात बेटा आप इन पर कॉन्टेक्ट करें इसका। तो उनकी मैडम बड़ी अच्छी हैं, इनके वाले पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने फिर फुल कोऑपरेट किया भाई, और रंगी आती रही प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन जो मुख्तलिफ बात ये है वो ये कि सारा इज लाइक पहली की, जैसे हम बोला K40 की कैटेगरी पहली ऐसी है, तो सारा जब आपने सोचा तो आपके मतलब, क्योंकि देखें आपके सामने तो ऐसा कोई भी नहीं था मिसाल आप जैसी ना, कि कोई ऐसी खातून हो, कोई ऐसी लड़की हो ताइक्वांडो में ऐसी, तो फिर अब मतलब खुद आपको कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी? चले घर वालों ने तो जैसे सती ने भी कहा अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी? हाँ, तो ऐसा तो हुआ, लेकिन जब मेरे पापा की मुझे बात याद आई तो उन्होंने कहा कि देखो हर बच्चा, देखो तुम अगर घूमो तो हर जगह तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, किसी के पाँव नहीं होंगे, किसी के हाथ नहीं होंगे, अगर वो सब हिम्मत हार जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है।
चले तो मैंने भी वही बात सोच के मैंने अपनी कदम बढ़ा दी। अच्छा, और ये बताएं कि चले ताइक्वांडो आप प्रैक्टिस करती हैं तो उसमें कौन सी किक जो है वो आपकी फेवरेट होती है कि आप कहती हैं ये मैंने इसको किक मार दी तो ये हिलेगा नहीं आगे? वो मतलब खुशी देखी कितने चेहरे पे आई है। आप बताती हो। मिडिल किक। मिडिल किक, अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें इनके ये रूल जो होते हैं कि बेल्ट से ऊपर मारते हैं और फेस पे अलाउ नहीं है इनको। हाँ, फेस पे नहीं है क्योंकि ताइक्वांडो में फेस अलाउ है। हाँ। लेकिन जो पैरा की जो बच्चे हैं इनको सिर्फ बॉडी पे किक्स मारते हैं, फेस पे अलाउ नहीं है इनके। इनके रूल अलग हैं। और जो नॉर्मल मुझे किक का नाम भूल गया जो अंदर से निकाल के यूं मारते हैं, ड्रॉप किक, वो फेस पे नहीं मारते। ये लोग नहीं मारते, नॉर्मल प्लेयर कौन सी पढ़ी है वैसे? मुझे सारी पढ़ी है। तभी इनको यहाँ मुझे तो वो पहले वेस्ट लाइन का ख्याल नहीं होता था, मुझे बड़ी किक पड़ी है। अच्छा सारा, अभी आप कौन सी क्लास में हो? आगे आपका क्या करने का प्लान है और कितना आगे इंशाल्लाह अपने आप को लेके चलोगी इस फील्ड में? तो अभी मैं हूँ 9th क्लास में। अच्छा जी। और अभी मतलब पढ़ाई पे भी ज्यादा फोकस करना पड़ता है और गेम में। ये अच्छी बात है। कितनी देर प्रैक्टिस करती हो? बहुत अच्छी बात है ना। तो 1 घंटे तक कर। सिर्फ 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करती हो? आपको जिम शिम जाना क्योंकि बड़ा जरूरी होता है भाई, आपने जिम भी जाना है, आपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग भी करनी है। जैसे सत्ती भी कह रहा था कि इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्ट्रेचेस अच्छे हों। तो उसमें सब 1 घंटे में हो जाती है चीजें? जी। ये अभी स्टूडेंट्स नहीं है ना। हाँ। तो इंशाल्लाह ये अभी ग्रूम करेंगे आगे काफी। आगे आपने क्या सोचा हुआ है इनके लिए? लाइक अभी जैसे हमारी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है, उसमें कर्नल वसीम साहब हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुए। तो मेरी जो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस बच्चे को, इंशाल्लाह ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आराम से खेलेगी, क्योंकि इसके लिए आगे कोई मुकाबले में नहीं है। ये तो अभी और जिससे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पैरा के सर नजम, तो वो सर आमिर जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो इस्लामाबाद हम लोग लाहौर लेके गए तो 50 बच्चों को ले गए हैं और सारा स्पॉन्सर उन्होंने आमिर साहब जो कि KVTC के उन्होंने सब किया। सारा तो यहाँ से घर वाले जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो कितना प्राउड फील करते हैं जब वो तुम्हें देखते हैं, और फिर तुम्हारे बाद जो फैमिली की और लड़कियां हैं उन्होंने कितनी हिम्मत पकड़ी है? तो जो मेरे बाद जो फैमिली की लड़के हैं तो उन्होंने देखा मुझे, बोला कि सायरा हम तो मतलब जैसे पहले बोलते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, जब तुम्हें देखा तो हमें और हिम्मत आ गई। क्या बात है। तो किसी और ने भी ताइक्वांडो में कोई एडमिशन लेना शुरू किया? उन्होंने भी क्लासेस देना शुरू किए हैं? तो उन्होंने मतलब नहीं लिया, क्योंकि वो सब जो है ना अभी जैसे मैरिड है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं ले सकते। और स्कूल में कितना आप मेडल जीत कर आई हैं? फिर स्पेसिफिकली आपने एक लड़के को फेंटा, ऑफ कोर्स आपके मध्य मुकाबले लड़का ही हो रहा था क्योंकि और कोई खातून लड़कियों में है नहीं कैटेगरी में। तो कितनी एप्रिसिएशन आपको स्कूल में मिली? बहुत मिली। और आगे क्या? इनकी मैडम से मेरी बात हुई है, तो जो इनके गर्ल्स हैं वो इंशाल्लाह वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। अच्छा मैडम, जबरदस्त। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सारा एहसान हमारे साथ मौजूद थी और साथ में उनकी कोच मास्टर सिद्दीक साहब भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सारा, बेस्ट ऑफ लक। आप हमें जनाब जस्ट कीप मेकिंग अस प्राउड ऑफ यू। और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर हैं। कितना अच्छा। तो वैसे कोई बच्चियां कोई चीज अच्छी कर रही हो तो दिल इतना खुश होता है। और फिर अगर आप और अच्छा फील करनी चाहती हैं तो मैं रोक के एक किक मारने का कह सकता हूँ आपको। हाँ कह दें आप खुश हो जाएंगे ना। मेरे भाई ने अगर खुद सारी किकें खाई ना, तो मैंने कहा ये भी खाए। मतलब अगर मैंने इतने समाज के मैंने इतने ठुड्डे मैंने खुद को सोच मुक्के मैंने खाए, तो मधिया भी हल्की सी खाए। उसके अंदर इंसान में एम्पैथी, सिंपैथी और काफी सारे जरासीम आ जाते हैं। और एम्पैथी सारे जरासीम आ जाते हैं। चलो जी, जैसे खुश हो जाए आप, बड़े खुश हो जाए। मौसम की बात कर लेते हैं जी। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू चिट्ठी लेके वहीं पे बैठा रहे जहाँ पर है, क्योंकि हमें नहीं छुट्टी मिल रही। कोई फायदा नहीं तुम्हारे आने का। हमें इधर ही है। हाँ क्या करें। जब बहती नदियाँ शोर करे। कल ना जब सब लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जो क्या कहते हैं क्रिसमस के, खैर अभी हमारे जितने भी स्पेसिफिकली हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हमें देख रही है, आप तमाम तो लोगों की क्रिसमस की ढेरों मुबारक। कल तो हम नहीं थे आपके साथ, आज आपके साथ हैं, आपको मुबारक भी देते हैं। और अल्लाह करे ये जो साल है और आने वाले हर साल में है जो अमन और सलामती बढ़ते रहे और हमारी हर कम्युनिटी जो है उसकी आपस में बॉन्डिंग भी। अच्छा वैसे एक और चीज है मदिया कि क्रिसमस वैसे होता था 25 को है, लेकिन उसके बाद उसकी फेस्टिविटी रहती है न्यू ईयर जी, और वो बल्कि दिसंबर में शुरू हो जाती है। अच्छा तो बात ये करी थी कि जब लोग मुबारकबाद दी ना, लोगों ने कहा हैप्पी हॉलीडेज, तो मेरा दिल करे कि मैं कुछ उठा के उनको कि कौन सी हॉलीडेज, कैसी हॉलीडेज। और सोचें आपका ये दिल करे तो मेरा क्या दिल करे। हाँ सोचे क्या। ठीक है, तो मौसम की बात कर लेते हैं। सर्दी अपने जोबन पर है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है, और क्वेटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के कई अजला में भी बताया जाता है कि कड़ाके की सर्दी है, यानी कि ऐसी सर्दी के जो कड़ाके निकाल देती है।
तो फिर कराची में भी सर्दी ने अपना थोड़ा सा रंग दिखाना शुरू कर दिया और हफ्ते के बारे में बताया गया कि हफ्ते की जो रात थी वो सिंगल डिजिट में आया था, वो जिसमें 9 का कहा जा रहा था कि उसमें 9 टेम्परेचर हो रहा था। लेकिन अच्छा खास सती बात यहाँ पर ये भी है कि जिन इलाकों में इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर हम कुछ सिंध के भी बात करें और बलूचिस्तान की स्पेसिफिकली भी बात करें, यहाँ के लोगों ने बहुत फेस किया है सैलाब के टाइम में और अभी तक लोग अपने घरों को वापस नहीं जा सके। अभी तक लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं और ऊपर से जब ये सर्दियाँ एकदम से इतनी आ गई हैं, ठीक है हम लोगों में से है ना कि चलो हम मौसम एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन आप सोचिए लोगों का जो कि सर्दी में बड़े मसाइल हैं और उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। और अब कुछ हम आगे ये भी बात करेंगे कि पहले लंडे के कपड़ों पर इन्हिसार होता था, लेकिन अब उसके कंटेनर की कीमत भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, तो लोग बड़े उससे भी परेशान हैं। लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतिया अकरम, हमें ज्वाइन हुई हैं और सर्दियों की धूप सेंकते हुए वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। तो बताएं अतिया, कैसा मौसम है, कैसी है सर्दी? ऐसा है इशफाक, मुझे उम्मीद थी कि आज बर्फ़ होगी क्योंकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई जाहिर की थी हफ्ते को कि रात को जो है मतलब आलूद हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है रात को बर्फ़बारी का भी इम्कान है। और रात को मौसम भी ऐसा था कि हम कोयटा वाले ख़ुद भी जो है ना महसूस कर रहे थे कि सुबह उठेंगे तो सफ़ेदी की एक चादर होगी, लेकिन जब सुबह उठे तो मौसम दगा दे गया हमें और धूप निकल आई। लेकिन अभी भी बादलों की सूरत के साथ जो है वो आंख में चोली जारी है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो पारा जो है वो मनफी में चल रहा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पारा गिर चुका है। सर्दी अच्छी खासी है और मैंने आपके लिए देखिए खुसूसी तैयारी भी की हुई है कि शॉल वगैरह पहना हुआ है ताकि आपको मुझे देख के सर्दी महसूस हो। बिल्कुल जी, क्योंकि हम तो यहाँ सर्दी एंजॉय कर रहे हैं जी बिल्कुल। और मैंने साइबेरियन हवाओं का रुख हुआ था इस तरफ, मैंने उनसे बात भी की, मैंने कहा यार इस दफ़ा क्या प्लानिंग है, कराची जाना है कि नहीं? तो उन्होंने कहा मदीहा आपके लिए क्या भेजती है? मैंने कहा मदीहा हमारे लिए सड़ती तपती हुई जो है ना वो गरम गरम हवाएं भेजती हैं। तो उन्होंने कहा इस दफा मदीहा और इशफाक को जो है ना हमने साड़ के रखना है और बड़ा तरसा के जाना है, इसीलिए आज जो है ना जिसे ऑलरेडी अभी सड़ गया हूँ। पता है क्यों? अभी यहाँ पर हो रहा है क्रिकेट में, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है? इंटरेस्ट कमोबेश है ना, तो अभी पहली विकेट पाकिस्तान की गिर गई है वैसे सिर्फ 12-13 रन पे। और आपने क्या साड़ने की बात करनी थी, दर्जा हरारत यहाँ पे फौरन बढ़ गया अब तो। हाँ यानी आप पहले से ही सड़े हुए हैं तो मजीद नहीं सड़ती, लेकिन अभी भी प्रोटेक्शन है कि कल बर्फ अगर हो गई तो हम आपका दिल ठंडा ठार कर देंगे। और आपने क्रिकेट की बात की तो इशफाक जी कंटिन्यू कीजिए। जी दरअसल आपने क्रिकेट की बात की तो इशफाक मैं इसी वजह से नहीं देखती कि मैं उन शायकीन क्रिकेट में से हूँ जिनका दिल करता है कि पाकिस्तान बस छिक्के चौके लगाए और मध्य मुकाबिल जो है ना वो किसी सूरत ना जीते। और अगर मैं क्रिकेट में होती तो मैंने ना मेरे ख्याल में उनकी काफी विकेटें उड़ानी थी और मैंने छिक्के चौकों से नीचे उतरना ही नहीं था। मैं भी आज नींद में विकेटें उड़ा के आया हूं ना न्यूजीलैंड की, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ऐसे। हाँ जी, तो अब ये है कि यहाँ पर सर्दी भी जो है वो विकेटें उड़ाने के मूड में है, काफी ठंडी हवा है, धूप तो बड़ी मजे की है लेकिन हवा बहुत ठंडी है। और मदीहा जब भी मौसम ठंडा होता है ना वो थोड़ा सा हट के आपसे सवाल इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि हमें मालूम है इस वक्त बलूचिस्तान के हालात के हैं और स्पेसिफिकली कोयटा के भी हालात के हैं, क्योंकि आप मुसलसल रिपोर्टिंग करती रही हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से। कुछ इनके लिए बंदोबस्त किया गया क्योंकि जिस कदर सर्दी है, लोगों का घरों में रहना मुहाल है, तो वो लोग जो खुले आसमान तले हैं उनकी क्या हालत इज़ार होगी? मदीहा ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर यकीन करें कि अगर वो कहते हैं ना कि नाजरीन का ख्याल ना हो तो यकीनन मैं रोना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं जो सिचुएशन देख के आती हूँ उसके बाद मैं घर जाके खाना नहीं खा पाती अभी तक, क्योंकि ठंड आई है। आप यकीन करें कि जब प्रेडिक्शन होती कि बारिशें होंगी, और पिछले दिनों मेरी नज़र से एक खबर गुजरी थी जो शायद मुस्तनद ना हो लेकिन फिर भी एक प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी कि कोयटा बलूचिस्तान में इस दफ़ा फिर जो है वो तूफ़ानी बारिशें होंगी और सैलाबों का ख़तरा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारी हुकूमतें सिर्फ दावे करती रहीं, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगा कि शायद जितने पैसे जो है वो ऐलानात की सूरत में दे दिए गए हैं अब तक उन लोगों के वो कच्चे झोंपड़ों के बजाय महल बन जाने चाहिए थे। लेकिन मदीहा उसी तरह जो है बच्चे बेचारे टेंटों में बैठे हुए हैं, और टेंट भी आप यकीन करें कि वो टेंट भी जो है ना वो जलसों में इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़े अफसोस मौलाना फजल रहमान के जलसे में टेंट इस्तेमाल हुए हैं, अयूब स्टेडियम में बिछाए गए हैं वो टेंट।
लेकिन मतलब वो टेंट जो कि भेजे गए थे कि वो मुतासिरीन के सर ढांप सकें, वो जमीन पे बिछाए गए जलसों में, जैसे आपने बोला फजल रहमान की निहायत ही किसी अफसोसनाक बात है। अतिक्रम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी और बताल की कोयटा में क्या सिचुएशन है, क्योंकि देखिए जब हम ठंडे मौसम की बात कर रहे थे ना, तो हमें उन लोगों का भी यहाँ पे सोचना है कि जो कि इस ठंडे मौसम में खुले आसमान तले रह रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे होंगे। मलेरिया की वबा फूट पड़ी है, अंदरूनी सिंध में बच्चों की डेथ हो रही है, और जिस तरीके से ऐसे इलाके जहाँ पर विदिन अ मंथ 40-50 बच्चों की डेथ हो गई है, बहुत बुरी सोचें क्या हालत होगी उस जगह की जी। और बाकी जरा जो शहरों में जो सूरत हाल उस हवाले से भी आपको बताते चलें, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम जो है वो बड़ा सर्द है, और वहाँ पर तो जो सूबाई हुकूमत ने आज से स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया है। जो मैदानी इलाके ना वहाँ पर 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा गिरता है, वहाँ पर छुट्टियां शुरू होंगी 1 जनवरी से, और उसके बाद वो चलेंगी 15 फरवरी तक, यानी कि 1.5 महीने की वहाँ पर विंटर वेकेशन होगी, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और साथ में जी जो खैबर पख्तूनख्वा के महकमे तालीम है उसमें मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान नहीं किया, और छुट्टियों को सर्द मौसम की शिद्दत से मशरूत कर दिया, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है, इसलिए जी इनको 1.5 महीने की छुट्टियां दी जाएंगी, स्पेसिफिकली उन एरियाज के बच्चों को जो कि पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं। उनका ज़रूर ख्याल रखें, और ऐसे जो गलती इन्होंने की वो आप लोग मत कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। सर्दियां आए और मछली से मुस्तफीद ना हुआ जाए, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, वैसे कराची के अवाम तो सारा साल ही मुस्तफीद होते हैं मछली से, एंड आई एम वन ऑफ देम कि मछली मेरी एक डाइट का, एक रोजमर्रा के इस्तेमाल का अहम जुज़्व है। बिल्कुल जी, लेकिन पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली इंजॉय की जाती है जब सर्दियां आती हैं, और ठंडे ठंडे मौसम में वो चुबुर्जी पे जो मिलती है डीप फ्राइड मछली, आहा बेसन के अंदर, फिर उसको नान के अंदर लुबुड़ के आप खाएं तो क्या ही बात है। और आपको पता है कि मछली के लिए जो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि उसको उन महीनों में खाना चाहिए जिसमें रे आता है, यानी कि सितंबर से लेके अप्रैल तक। हाँ, लेकिन हम कराची वाले दरमियान में भी खा रहे होते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम तो साल के 12 महीने खा रहे होते हैं, हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है। हाँ, सही जो मछली जो एंजॉय करते हैं वो लाहौरी खाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स 3-4 महीनों के लिए उनके पास मछली आती है और लोगों का कारोबार से बड़ा वाबस्ता है। तो मछली की बात तो हम करेंगे, साथ में जो झींगे हैं वो भी, और साथ में लॉबस्टर वगैरह भी खाए, इवन की क्रैब्स भी। लाहौर में वैसे झींगे कम पसंद किए जाते हैं, मे बी ज्यादातर लोग शायद पसंद ना करते हो। हाँ, बट हम हमेशा से, हाँ, मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है झींगे भी, और साथ में लॉबस्टर एंड क्रैब्स बड़ी एग्जाम्स में आ जाती हैं। अब और ज़्यादा पसंद है? हाँ, आई लव क्रैब्स। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, ओके। बात ये कि मैं ज़्यादा ना बोल जाऊँ, चले जी। तो बात ये है कि चले चस्के तो एक तरफ, हाँ, लेकिन आपको पता है इनके फवाइद भी बड़े हैं। बहुत ज्यादा तो फवायद हैं। उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्लस ये है कि लीन प्रोटीन होता है, यानी कि और वाइट मीट में सबसे ज्यादा सेहत बख्श मछली को ही तस्वुर किया जाता है। अगर मैंने ज्यादा आपको नहीं, और एक और चीज मैं ऐड करता चलूँ कि आप सामन ले लें, या आप एक 100-150 रुपए किलो वाली मछली ले लें, प्रोटीन कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बाकी उसके अंदर न्यूट्रिशंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का बड़ी हिकमत है इसमें कि एक गरीब शख्स भी मछली को अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीद सकता है और खा सकता है। सही जी, इसी वाले से बात करेंगे जो इसके फवायद हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खुद भी मास्टर से आप हल्के से रोहू लग रहे हैं आज तो। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। इशफाक भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा जी, क्या कुछ आपके पास है चीजें हमें बताने के लिए? दो नीम हकीमों ने तो बता दिया मछली के फवायद, अब असल हकीम हमने बताएंगे। देखें, मछली के जो बेनिफिट्स हैं, आपने तो कुछ मिनरल्स का जिक्र किया। सबसे मेन चीज इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए पाया जाता है, और ये आंखों के लिए भी बेहतर है, दिल दिमाग के लिए भी बेहतर है, आसाब के लिए भी बेहतर है, डायबिटीज के लिए भी बेहतर है, ये थायराइड ग्लैंड्स के लिए ये बेहतर है, ये अपने आप को चुस्त रखने के लिए भी बेहतर है, ये आम जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करती है, फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है ये। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सितंबर से लेके अप्रैल तक खाई जाती है, वो सिर्फ कुछ इलाकों में खाई जाती है, लेकिन हमारे कराची में साल 12 महीने इस्तेमाल होती है। प्रॉन भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ इलाके ना कहना कुछ इलाकों में खाई जाती है, यानी कि कराची में मोस्टली, क्योंकि समंदर के समंदर के बाकी तो सारे बाकी वही वो सितंबर से अप्रैल तक है। अब जो इसमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर जो मछली होती है वो पल्ला होती है। हाँ, पल्ला जो अब कम से कम होती जा रही है, लेकिन वो सिंध की जो बड़ी मशहूर जो पानी के जो है उल्टी साइड पे अगेंस्ट चलती है वो। और इसके अलावा ट्राउट
जो होती है, जो इसी की नस्ल होती है, जो कि पल्ला ही होती है तकरीबन, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर पाई जाती है। और पाकिस्तान जो हमारे कराची में जो है वो तो तकरीबन हर किस्म की मछली होती है। आपको हीरा भी है, सिंघाड़ा भी है, शार्क भी है, जो और रेहू भी है, सुरमई भी है, सारी चीजें। अच्छा, मुझे बताएं सबसे अच्छी, यहाँ कराची वालों के लिए बता देना, समुंदर करीब है तो यहाँ पर सबसे अच्छी खाने में और आजमूदा और मुनासिब अच्छी ज्यादा सेहत बख्श हो? देखिए, जो सबसे ज्यादा सेहत बख्श है वो रेहू है, ठीक है, और दूसरा पापलेट है। आप ये इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है, ताकत का खजाना है इसके अंदर, और तकरीबन हफ्ते में एक बार मछली खानी चाहिए। अच्छा, रोहू आपने बताया, पापलेट बताया, और ये जो हीरा वगैरह होती है, हीरा ये भी मछली है, ये ज़ाहिर गोल्डन टाइप की है, ये गोल्डन टाइप की होती है, बड़ी सी होती है ये। और अच्छा, पता नहीं धोतर, पहले मैं सारी कीमतें सारी मैं नाम ले रहा हूँ ताकि, और ये धोतर जो होती है पता नहीं, देखिए धोतर भी ये, देखिए सस्ती और महंगी सब है ये। इसमें जो महंगी आपको मिलेंगी वो रेहू, सुरमई ये मिलेंगी आपको, बाकी मछलियाँ थोड़ी सस्ती होती हैं। अच्छा, तिलापिया है इसके बारे में? महंगी से ये है कि 4 पैसे ज्यादा होते हैं इनके। रेट नहीं पता अभी आपको? रेट कंफर्म नहीं कह सकते, इनके रेट ऐसे हैं कि अप एंड डाउन चल रहा होता है इनका। ये जो तिलापिया मछली है ये भी चल रही होती है, जिसकी स्किन कहते हैं हमारी स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, तकरीबन 400 से 600 रुपए फी किलो। देखिए, अब 400-600 रुपए किलो भी है, 1500 रुपए किलो भी है, 2000 रुपए किलो भी है इसमें। अब जैसे पॉम्फ्रेट की आपने बात की, पॉम्फ्रेट की तो वो तकरीबन 1500 से 2000 है, और जो एक्सपोर्ट उसके अंदर होती है वो तकरीबन 2.5 से 3 से 3,500 तक मिलती है। ऐसा होता है ये। दूसरा ये है कि हम बच्चों को जो है सी फूड्स नहीं दे रहे होते हैं। आप बच्चों को सी फूड्स लाजमी दिया करें, जो कि उनके मेमोरी के लिए भी बेहतर है, दिल दिमाग के लिए भी बेहतर है। और दूसरा ये है कि ये सरतान के अमराज को आने नहीं देता। ये फिंगर फिश बच्चों को बना के देते हैं बच्चे शौक से, जैसे बच्चे फिश एंड चिप्स शौक से खा लेते हैं, ये खाते हैं, बाज लोग ग्रिल खाते हैं, बाज लोग इसका जैसे आपने कहा फ्राई करते हैं। जी। तो हर एक अपना अपना जायका है, जो जिसको पसंद हो उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये आप क्या लेकर आए शाह नज़ीर साहब? आज हम जो लेकर आए हैं, आपने देखा होगा इस मौसम में लोगों के घुटनों में, कमर में, कंधों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में गैप आ जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, टक टक की आवाज आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हुए यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, या अगर बैठ जाते हैं तो चीजें पकड़ के उठते हैं, जोर लगा के उठते हैं, जैसे हिम्मत खत्म हो रही है। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अर्थराइटिस पेशेंट हैं, या L4 L5 के मोरे यानी अलकुर निसा का दर्द हो, उनको भी खत्म करती है। तो आपने जो सबसे पहली चीज हम ये बता रहे हैं, ये है अजगन नागोरी। अजगन नागोरी, इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये है चोप चीनी, ये एक लकड़ियां होती हैं, चोप चीनी बहुत सख्त होती है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है सुरनजान शीरी, ये सिंघाड़े की तरह होता है लेकिन सिंघाड़ा नहीं होता, सुरनजान शीरी, ये हम लेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम, एक चीज 20 ग्राम है। और ये है सफेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। इन सबको मिला लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज करें। 5-6 दिनों में काफी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि जो चीज 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। मेरी वालिदा जो है उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है, थोड़ा हल्का फुल्का दिल का भी इशू है, तो लेकिन उनको घुटनों की आजकल काफी दर्द हो रहा है। हमारे सब बड़े बुजुर्गों को, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, या हाई बीपी की शिकायत है, या डायबिटीज है, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशंस में वो जारी रखें, उसको रोकनी नहीं। कोई साइड इफेक्ट वगैरह? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये टोटल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और गर्म पानी के साथ या सादा पानी या दूध हो, आप उसके साथ दे दें। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा कि जैसा मैंने थायराइड ग्लैंड्स का जिक्र किया, बाद लोगों का थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, वो मछली का इस्तेमाल करें, वो थायराइड के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। और उसके साथ ये एक बीज आते हैं तुख्मे सरस के नाम से, ये तरबूज के बीजों की तरह होते हैं, तुख्मे सरस, ठीक है। इसके कड़वे होते हैं, इसको बारीक पाउडर बनाएं, आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ 3 महीने यूज करें। 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें, आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह तीनों कंट्रोल में मिलेंगे आपको। अच्छा, लेकिन अपने डॉक्टर की जो दवा होगी वो डॉक्टर के मशवरे से रद्दबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। सही। अच्छा, हम क्योंकि फिश की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम झींगों की बात भी करेंगे। अब फिश चले वैसे तो बहुत अच्छी, झींगे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक एतदाल में रह के आप उसको, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होती है और फिर मना किया जाता है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट और जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम वो ना लें। उसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए वैसे? देखिए 100 ग्राम होनी चाहिए, 100 ग्राम, इससे ज्यादा जी 100 ग्राम काफी होता है। और उसमें कितने आ जाएंगे झींगे? 4, 5, 6, 7? नहीं, ज्यादा आ जाएंगे,
तकरीबन 10-12 आ जाएंगे, डिपेंड्स के साइज के। हाँ, आप उस पर बात है, लेकिन ये है कि आप झींगे का इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल के साथ, जिस तरह अभी मदिया ने कहा है, क्योंकि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो उस पर आप फिर ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, आप मछली का इस्तेमाल कर लें। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, जैसे HDL बढ़ रहा होता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है, जो दिल के वॉल्व बंद कर रहा होता है, तो आपने एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, इसका कहवा बनाएं, 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम, किसी भी वक्त बनाकर पिएं। और कोशिश कीजिए ऑयली चीजें कम इस्तेमाल कीजिए। 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें। करण अर्जुन नहीं, अर्जुन की छाल। अच्छा, हमें बात सुनिए, और वो लोग जिनको किडनी डिजीज है, क्या वो खा सकते हैं? बिल्कुल, किडनी डिजीज वाले अगर डायलिसिस के पेशेंट है तो वो कोई भी टोटका इस्तेमाल ना करे, सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे पे। और नहीं, वो ये प्रॉन्स खा सकते हैं? प्रॉन्स में वो देखें आप, इसमें ये है कि यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, तो इसलिए तो इसलिए आप जो आपका मौलिज आपको मशवरा देगा, आप आगे उस पर अमल करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। शाहनवाज जी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी बात की कि देखें, अगर स्पेसिफिकली आपकी CSC बीमारी से आपको किडनी, आप डायलिसिस पे हैं, तो खुदा के लिए अपने डॉक्टर की जो दवाई है आपने वो नहीं छोड़नी, और आप डॉक्टर से पूछ के जो बाकी भी आप चीजें हैं वो करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्या हुआ? 2 आउट हो गए। 2 आउट हो गए? ब्रेक में रोते हैं, मुझे ब्रेक चाहिए, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। कितने रन हुए? अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये जो आटे के हवाले से हमने जैसे शुरू में तस्करा किया था कि आटे की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तो चमन में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। आटा एक तो दस्तयाब नहीं है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट से गायब है, और 2 निवाले रोटी के भी आवाम की दस्तरस से दूर हो गए हैं। तो अख्तर गुलफाम इस पर रिपोर्ट करें। चमन में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 50 किलो आटे का तेला 5,900, जबकि 100 किलो बोरी आटे की कीमत 12,000 रुपए में मिलने लगी। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। 12,200 12,300 तक बोरी पहुंच गई है। अल्लाह खान से और वज़ीर आज़म साहब से हमारा ये मुतालिबा है कि आटे और जो खुर्दनी चीजें है इस पे कंट्रोल करे इसका रेट। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और गंदम की शार्टेज की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मुल्क में गंदे का शार्टेज है और इसकी वजह से आटा महंगा हो गया था और डीजल भी महंगा हो रहा है। महंगी गंदम और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस शहरी महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतें आवाम के मुंह से निवाला चिन्ने के मुतरादिफ है, इसलिए हुकूमत आटे की नरखों में कमी के लिए पूरी तौर पर इकदाम उठाए। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन।